नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे के सोशल साइंस का जो दूसरा मॉडल पेपर है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। यानी कि 35 क्वेश्चन 1 से लेकर के 35 हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब 36 से 70 नंबर के जो 35 क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें आपको एक बाघ दिखाया जा रहा है। ये बाघ आपको किसके फॉर्म रूप है? बाघ भारत का रूप है, ठीक है। और आपको देख रहे हैं कि जो बाघ के पैरों के नीचे दो झंडे हैं, वो झंडे किसके हैं? जर्मन और जापान के, ठीक है। तो बाघ ने क्या कर रहा है, यानी कि भारत ने क्या रखा है? जर्मन और जापान के झंडों को दबा रखा है पैर से। और पीछे आपको जो हवा में लहराते हुए झंडे दिख रहे हैं वो यूके के, यानी कि ब्रिटेन का, चीन का, यूएसए यानी कि अमेरिका का, रूस के आपको झंडे दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र का मतलब ये निकलता है कि अगर भारत कार्रवाई करता है तो जो ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन से कंधा मिला करके, तो ये जो देश है मित्र देश, यानी कि मित्र देश कौन? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन। अगर भारत इनका साथ देगा तो जर्मन और जापान जैसे निरंकुश शासन भी खत्म हो जाएंगे, उनको भी कुचला जा सकेगा, ठीक है। यानी कि अगर भारत साथ दे दे तो ऐसा हो सकता है, हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये घटना किस समय की है, किस समय मित्र पक्ष रहे होंगे है, और उनमें ये सारे देश साथ में होंगे, ब्रिटेन, रूस, चीन सब साथ में होंगे, और जापान और जर्मनी को हराने की बात चल रही होगी। तो ये सारी बात है कि दूसरे विश्व युद्ध की, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध की बात है, उसमें ये था कि अगर भारत भी साथ देगा, पूरी तरह से भारत साथ दे दे, किसका? मित्र पक्ष का, तो फिर वो जर्मनी और जापान के निरंकुश शासन को खत्म कर सकते हैं। तो ये दूसरे विश्व युद्ध की घटना है। अभी दूसरे विश्व युद्ध में देख लेते हैं, दो ग्रुप थे, एक था मित्र पक्ष था, दूसरा था कि क्या बोलते हैं, धुरी पक्ष, ठीक है। तो मित्र पक्ष को ये जो हो गया आपका एलाइड ग्रुप, इसमें आपका यूएसए था, यूएसएसआर यानी कि रूस, ठीक है। फिर आपका ब्रिटेन और फ्रांस थे। जबकि दूसरी साइड धुरी ग्रुप में कौन था? जर्मनी, जापान और इटली था, ठीक है। ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये भारत के सैनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नीचे दी गई कार्य की सूची में संयुक्त राष्ट्र की एक घटना का उत्तरदायी है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा, ये आपको 4 संस्थाएं दी गई हैं। आपको कौन सी दी गई हैं? 4 संस्था। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो है ना श्रमिकों के लिए काम करती है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटर फंड, यानी कि जो मुद्रा या पैसे वाले काम करती है। फिर अगला है, नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ यानी किसके लिए काम करता है? चिल्ड्रंस के लिए काम करता है। और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, जो व्यापार पे काम करता है। तो अभी आपको बताना है ये जो काम दिए गए हैं, ये सारे काम कौन सा संगठन करेगा? विश्व में बुनियादी शिक्षा के लिए काम कौन करता है? बाल जीवन यानी कि बच्चों की जीवन में जो दर है, रक्षा दर है, उसमें वृद्धि करने में कौन काम करता है? लड़कियों की शिक्षा के लिए। बच्चों पर कोई हिंसा या दुर्व्यवहार ना हो, उनसे उनकी सुरक्षा के लिए कौन काम करेगा? बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए वकालत कौन करेगा? बच्चों को बीमारियों से बचाना, बच्चों को टीकाकरण लगवाने का काम, उनको स्वस्थ साफ पानी मिले, स्वस्थ खाना मिले, ठीक है, पोषण युक्त खाना मिले। तो बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए, समानता के लिए, सुरक्षा के लिए, इनमें से कौन सा संगठन काम करेगा? तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, पहला वाला तो श्रमिकों के लिए काम कर रहा है, दूसरा मॉनेटरी फंड के लिए काम करता है, चौथा आपको WTO यानी कि व्यापार के लिए। तो जो सी वाला है वो यूनिसेफ काम करता है बच्चों के लिए। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में मैंने दिखाया है, देखो ये यूनिसेफ दिख रहा है आपको। यूनिसेफ ये बच्चे को बैग दे रहे हैं पढ़ने के लिए आगे। तो देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन मैंने आपको बता दिया है, ये किसके लिए काम करता है? श्रमिकों के लिए, लेबर्स के लोगों के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 187 इसके मेंबर है, ठीक है। IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, ये अपने मित्र जो भी अपने सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे वैसे की स्थिति पर ध्यान देते हैं। तो आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के काम करते हैं जो इस संगठन के सदस्य हैं उनके लिए। और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट है यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, हाँ यूनाइटेड नेशन
इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय बच्चों का जो इमरजेंसी फंड है, निधि फंड, आपातकालीन फंड है, फंड ठीक है, निधि है, जो किसके लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। दुनिया भर के बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है, उनको हिंसा से बचाती है, शोषण से बचाती है, उनके अधिकारों का हनन ना हो, वो अच्छा जीवन जी सके, सुरक्षित रहे, तो इसके लिए यूनिसेफ काम करता है। ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड याद रखना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और लास्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, जो व्यापार के नियमों पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पोस्टर में क्या दिखाया जा रहा है। इस पोस्टर में आप देख रहे हैं एक औरत है जो बाहर का काम भी कर रही है, बैग देखो, वो बैग ले जाती है, बैग लेकर के बाहर नौकरी करने भी जाती है। सॉरी, इसमें क्या दिखा रहा है, बैग लेकर के सारा सामान शॉपिंग वगैरह भी करती है, म्यूजिक भी बजाती है, घर में पूजा पाठ दिया भी कर रही है, ठीक है, पानी भी भर रही है, तो काम कर रही है। इधर वो पैसों का हिसाब भी रख रही है, लैपटॉप भी चला रही है, खेल भी खेल रही है। तो मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि एक जो भारतीय महिला है वो परंपराओं का भी पालन कर रही है, पूजा पाठ दिया ये सब भी कर रही है, और साथ ही साथ आधुनिकता का भी काम कर रही। तो इसमें सही उत्तर आप लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, सोच लीजिए। सही उत्तर होगा, हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, बी, भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा, अपनी घर की परंपरा, यानी कि एक लेडीज है, घर का काम भी कर रही है, अब पूजा पाठ सब कुछ कर रही है, साथ ही साथ नौकरी भी कर रही है, कंप्यूटर भी चला रही है, पैसों का हिसाब किताब भी रख रही है, बैंक में भी काम कर रही है। ठीक है, तो परंपरा और आधुनिकता दोनों के बीच में बैलेंस करके काम चला रही है, बैलेंस करना, संतुलन करने का काम, ये पिक्चर आपको दिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र में आपको जो पेड़ दिख रहे हैं, ये देखो लंबे लंबे खड़े पेड़ दिख रहे हैं ना पहाड़ों में, यहाँ देखो पिक्चर को ध्यान से देखिए, पहाड़ है, दिख रहा है ये पहाड़, और यहाँ पे सीधे सीधे खड़े खड़े ये पेड़ है। तो ये आपको बताना है, ये पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये पेड़ कौन से पेड़ है, क्या ये खेजड़ी के पेड़ है, नहीं ये खेजड़ी नहीं, ये खेजड़ी क्या होता है मैं आपको भी बताती हूँ अगर जिसने देखे। क्या ये चीड़ है, क्या ये बरगद है, बरगद तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, नीम भी आप सबने देखा, नीम भी ऐसा नहीं होता, तो ये बी आपका सही आंसर है, चीड़। चीड़ को अंग्रेजी में पाइन बोलते हैं, PINE, पाइन, ये पहाड़ों में ठंडे इलाकों में होता है, ठीक है, सीधा खड़ा रहता है, पाइन। अब ये खेजड़ी देखो, खेजड़ी जो पेड़ है वो ज्यादातर सूखे इलाकों में होता है, जैसे कि अपने थार का रेगिस्तान है, वहां पर आपको जो मिलेगा खेजड़ी जैसे मतलब पेड़ मिलेंगे। तो ये पहला पिक्चर आपको दिख रहा है, खेजड़ी है, खेजड़ी का पेड़ है, इसको कहते हैं थार का आश्चर्यजनक पेड़ भी कहते हैं, यानी कि सब कुछ सूखा साखा है, बंजर है, और वहां पर भी इतने गर्म इलाके में पेड़ हो जाता है, तो इसे खेजड़ी कहते हैं। बरगद का आप सबने देखा, यहाँ देख लो उसकी जैसे लताएं लटकती हैं, इसको अंग्रेजी में बनियान कहते हैं, और ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, यहाँ याद रखना, राष्ट्रीय वृक्ष बनियान, बरगद। ये नीम आपने सबने देखा ही है। अब देखो ये जो तीनों पिक्चर दिख रही है, ये वाला, सॉरी, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों की तीनों पाइन ट्री है, ठीक है, आपको देख के समझ में आ गया होगा, शंकुआकार होते हैं, इसमें बर्फ जमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर के आखिरी तक की घटना को हमें लगाना है, आप लोग पढ़ लो, समझो कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है, और कौन सा आंसर गलत होगा। तो बताना, पहले पूर्ण स्वराज की मांग हुई कि दांडी यात्रा की साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, ठीक है, तो आपको बताना है पहले क्या था, फिर उसके बाद क्या, और फिर क्या। तो अभी देखो यहाँ देख लो, साइमन कमीशन की हुई है 1927 में नियुक्ति, भारत 28 में आया है, फिर साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, तो नियुक्ति कब हुई है 27 में, भारत कब आया 28 में, ठीक है। और फिर पूर्ण स्वराज की मांग हुई है 1929 में, याद होगा जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को तय किया कि हम 26 जनवरी 1930 को हमारा देश आजाद हो जाएगा, हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने करी थी रावी नदी के किनारे लाहौर में, याद होगा। दांडी यात्रा 1930 में आपको याद होगा 12 मार्च से शुरू करके 5 अप्रैल तक उन्होंने यात्रा की, फिर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो 27 वाला पहले हो जाएगा, पहले तीन, फिर आपका क्या होगा 1 और फिर 2, 3 1 2, 3 1 2 किसमें, बी में, तो सही आंसर आपका 3 1 2 वाला यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको दिखाया जा रहा है, आपको बताना है, ये मकर रेखा पे एक औरत खड़ी है, तो ये किस देश में इस वक्त खड़ी है, क्या ये मिस्र में खड़ी है,
तो पहले मकर रेखा देख लेते हैं, फिर मिस्र को देखेंगे। देखो ये कर्क भूमध्य रेखा है, ऊपर वाली कर्क रेखा जो भारत से, और नीचे वाली मकर रेखा जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री ना दक्षिण से, साउथ से होकर गुजरती है। अब देखो मिस्र का है, तो भैया देखो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये देश अफ्रीका का, ये आपका मिस्र है। क्या है आपका? मिस्र, यानी कि इजिप्ट अंग्रेजी में कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? मिस्र हो गया। ठीक है, तो क्या यहाँ से ये रेखा गुजर रही? नहीं, तो मिस्र हमारा उत्तर है नहीं है। बी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ये है, यहाँ से रेखा गुजर रही, यस राइट, ऑस्ट्रेलिया से रेखा गुजर रही, मिस्र से नहीं गुजर रही। बाकी के भी देख लेते हैं। चीन, तो चीन कहाँ है? मैंने आपको बताया था, देखो इसके अपन ने आंखें बना दी, तो ये ड्रैगन हो गया है ना, ये ड्रैगन हो गया, इसका कुबड़ हो गया मंगोलिया, तो ये क्या है आपका? चीन। क्या यहाँ से गुजर रही है? चीन से नहीं गुजर रही, तो चीन भी गलत। और स्पेन भी देख लो, जब अपन को पता तो होना चाहिए। तो ये जो आपको यूरोप का एक कंट्री दिख रही है पूरी, यार ये मैं कलर कर रही हूँ, ये पूरी कंट्री आपकी क्या है? स्पेन है। ठीक है, तो क्या स्पेन से गुजरी? नहीं, तो आपका सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आपकी क्या बोलते हैं, ये गुजरती है। नेक्स्ट, आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के लोग बने? ठीक है, आधुनिक युग आने पर जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग बने, क्योंकि जो व्यापारी थे उन्होंने व्यापार करने बाहर चले गए थे, फिर वो थोड़ा उनको दुनिया भर की जानकारी हो गई, उन्होंने पैसा भी कमा लिया था। ठीक है, मध्यम वर्ग में आ गए। तो ये जो बी व्यापारी वर्ग आपका सही उत्तर है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा? औद्योगिक क्रांति आई, इसके पर ना कुछ सकारात्मक तो थे ही, भैया मशीनें चलने लगी थी और कपड़े बनने लगे थे बहुत अच्छे, बहुत जल्दी बन जाते थे, अच्छी क्वालिटी होती है, तो उसके क्या हो गए? पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। अभी आपसे नेगेटिव पूछा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पर, भारत पर? नकारात्मक, तो नकारात्मकता ये थी कि भारत के जो कुटीर उद्योग थे वो खत्म हो गए। भारत के क्या खत्म हो गए? जो कुटीर उद्योग का पतन हो गया। हुआ क्या? कुटीर उद्योग क्या होता है पहले यहाँ देखो, ये कुटीर उद्योग होते हैं। जो जैसे कि उद्योग तो आपने बहुत तरह के देखे होंगे, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं लोग घर में ही बना लेते हैं। जैसे कि आपको देखो ये औरतें दिख रही हैं, चटाई बनाने का, डलिया बनाने का काम कर रही है। ये देखो ये माता जी है ना, क्या कर रही है? कपड़े बुन रही है। पहले इस तरह से घर पे बैठ करके मशीन से छोटे मोटे बना करके घर पे ही कपड़े बुन लिए जाते थे। ये देखो उस समय भारत है ना, चरखे से ऊन से रुई से ये ना धागा बना करके फिर कपड़े बुने जाते थे। ये देखो ये जो आपको दिख रहे हैं, कालीन दिख रहे हैं, कंबल दिख रहे हैं, घर पे ही बना लेते। इस तरह की लकड़ी के सामान घर पे ही बना रही है। गुड़िया आपको दिख रही है, घर पे बना, दिए वगैरह जैसे आप देखते हो ना, तो ये सारी चीजें सामान बनाने का काम कहाँ होता है? उद्योगों में। और जो कुटिया के अंदर हो जाए, मतलब उन्हें अपन कुटीर उद्योग कह देते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे कॉटेज इंडस्ट्री। जो कॉटेज के अंदर यानी कि छोटे से घर के अंदर ही आप उद्योग खोल लेते हैं, उनको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे डलिया बनाने का काम है, बीड़ी बनाने का काम है, दिया बनाने का काम है, सूप बनाने का काम है, पापड़ अचार बनाने का काम है, तो ये सारे काम में जाएंगे कॉटेज इंडस्ट्री में जाते हैं। अगर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बन रहे हैं तो फिर वो लार्ज स्केल हो जाती है। तो ये हो गया कॉटेज। तो क्या हुआ जब ये आपको दिख रहा है ना, ये फैक्ट्रियां स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, ये देखो। तो इससे क्या हुआ कि फैक्ट्रियों में कपड़ा बनने लगा, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, कम समय में बन जाता, लागत कम लगती थी। ठीक है, तो वो मार्केट में आने लगा, वो सस्ता भी होता था। तो हमारे जो कुटीर उद्योग में कपड़े बनते थे उसमें टाइम लगता था, मेहनत भी ज्यादा थी। ठीक है, तो वो उनकी तुलना में उतनी क्वालिटी फिनिशिंग नहीं अच्छी थी। फिर अंग्रेजों ने सारा सामान यहाँ लाद के रख दिया, सारे जो कच्चे माल थे वो सब वो पहले ही ले जाते थे कुटीर उद्योग में, उनका इस्तेमाल करने से पहले वो गायब हो जाते थे। तो इससे क्या हुआ? मार्केट भी खत्म हो गया, साथ ही साथ कच्चा माल भी नहीं मिल पाया, जिसके कारण भारत के कुटीर उद्योग का पतन हो गया। तो नकारात्मक में आप क्या लिखेंगे? क्रांति उद्योग का नकारात्मक प्रभाव यह था कि भारत की जो जान थी, भारत की समृद्धि का जो मेन कारण था कुटीर उद्योग, उनका ही पतन होना शुरू हो गया। अभी नीचे दिखाए गए विज्ञापन पे आपको ध्यान देखना और बताना है। ये कह रहे हैं जागृत हो जाइए सौर ऊर्जा के साथ। क्वेश्चन नंबर 44 है। तो क्या है? ये देखो 1900 है, ये 2000 सन चल रही है, और ये 2100 है। ठीक है, तो अभी हम कितने, हम 2021 में, हम यहाँ पर हैं इस जगह पे। तो 2100 यानी कि कितने साल बाद? लगभग अभी अपन को यहाँ पहुंचने में कितने और साल लगेंगे? 79 ईयर और लगेंगे ना, 79 प्लस करें तभी तो 2100 होंगे। तो अभी हम तेल का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत कम कर रहे थे,
फिर यहाँ हमने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब तक हम आगे बढ़ेंगे और 2021 के हम आगे तक जाते जाएंगे तो आप देख रहे हो तेल महंगा होता जा रहा है, तेल कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास तेल बचेगा ही नहीं, और फिर हमको क्या करना पड़ेगा? सौर ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि 2100 आते आते हमारा जो तेल के संसाधन है वो सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो इसमें बी आंसर है, 2100 तक तेल के संसाधन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 45 नंबर का आपको विज्ञापन दिया है। आपको समझना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। अभी इसमें क्या क्या दिया है? स्वास्थ्य का है, स्वतंत्रता का अधिकार है, गौरव का अधिकार है, नागरिकों को क्या बोलते हैं, सुरक्षा का अधिकार है, धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर ना बदलने वाले समान उपचार का, कानून द्वारा उचित उपचार का, शिक्षा का, भाईचारे की भावना का, शादी करने का अधिकार है, बच्चे पैदा करने का अधिकार है, अपनी बात को अपने तक रखने का अधिकार है, धर्म की और अपनी जो गोपनीयता है, प्राइवेसी है, उसका हमें अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है, हमको जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें उचित वेतन का अधिकार है। ठीक है, काम अगर हमें करने का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है, अगर बीमार है तो इलाज करवाने का अधिकार है, सरकार अगर है तो सरकार में भाग लेने का अधिकार है, यानी कि चुनाव करो तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, वोट डालने का हमको अधिकार है। तो ये सारे क्या है? एक नागरिक के, एक मानव के अधिकारों का ये घोषणा पत्र है जो पूरी दुनिया में लागू होता है। तो अभी हम उनको 4 ऑप्शन दिए, हमें बताना है कि किसका ये समर्थन करता है। ठीक है, तो पहला है, सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा और अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। सही बात है ये, सभी अपने अधिकारों के साथ पैदा होते हैं, हम स्वतंत्रता के। सभी को सामाजिक मुद्दों के लिए दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य वाली कोई बात आई क्या? नहीं, तो काट दो इसको। सभी देशों में लोकतंत्र का पालन करना चाहिए, ये कोई बात आई क्या? लोकतंत्र वाली पालन करना चाहिए, नहीं, से काट दो। सभी देशों को अपनी मर्जी से कभी भी दूसरे देशों के विरुद्ध जंग छेड़ सकते हैं। क्या एक देश दूसरे देश पे अपनी मन से लड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता, ये भी गलत। तो सही आंसर इसमें होगा ए, मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा और अधिकारों के साथ पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका का नोट है, डॉलर है, ठीक है, आपको बताना है इसमें जो गोल में जो आदमी बना है, ये अमेरिका का, ये कौन है भैया? इसे क्या कहते हैं ये? तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना। अब अमेरिका की बात चल रही है तो ऑप्शन में भी आप अमेरिका के चित्र लगा दीजिए ना। अफ्रीकी अमेरिका? नहीं। अमेरिका मूल प्रजाति का एक सदस्य? सही जवाब इसका है अमेरिका के मूल प्रजाति के सदस्य। यहाँ पे देखो ये लोग लगा है ना पिक्चर में, ये यही है। तो इनको नेटिव अमेरिका भी बोलते हैं, अमेरिकन इंडियंस बोलते हैं, फर्स्ट अमेरिकन भी बोलते हैं, इंडिजीनियस अमेरिकन भी बोलते हैं। तो ये जो पिक्चर है वो अमेरिका के मूल प्रजाति के एक सदस्य का पिक्चर है। विश्व की अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा सोना किस देश से निकाला जाता है? निकाला मतलब जमीन से, खदान से खोदकर निकाला जाता है। ये आपको पिक्चर दिख रहा है ना? तो जब जमीन में आप खोदोगे ना तो आपको जैसे सोने के सिक्के, अंगूठी के नहीं मिलेंगे, ये इस तरह के पत्थर जैसे रूप में सोना मिलेगा। ये ऐसे देखो, ऐसे सोना मिलेगा आपको। फिर उसको गलाना पड़ता है, फिर से साफ करते हैं, फिर उसको ढलाया जाता है अलग अलग आकार में। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा सोना इस कहां से निकलता है, किस देश से? तो इसका सही आंसर है चीन से। देखो सबसे ज्यादा सोना इस कहां से निकलता है, देखो लिखा ना चीन से। चीन से, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के टाटा स्टील का वैश्विक उपस्थिति में नीचे के मानचित्र में दर्शाया गया मानचित्र के आधार पर टाटा स्टील के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। टाटा स्टील ने पूरी एशिया और अफ्रीका में स्टील प्लांट स्थापित किए हैं क्या? पूरी एशिया, ये बोल रहे हैं कि ये एशिया जो टाटा स्टील के प्लांट क्या है, पूरी एशिया में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और पूरी अफ्रीका में? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो पूरी एशिया में, दक्षिण अफ्रीका में कुछ है। ठीक है, तो पूरी एशिया पूरी अफ्रीका में नहीं है, तो पहला पॉइंट आप इसे क्रॉस कर दो। दूसरा है, टाटा स्टील ने हाल में ही अमेरिका में स्टील प्लांट का अधिग्रहण किया है। नहीं, वहां पर प्लांट ये देखो यहाँ पे कैसा चिन्ह बना, ऐसा है इसका, ये ऐसा। तो इन्होंने व्यापारिक शाखा डाली है। ठीक है, तो ये भी क्रॉस कर दो। नेक्स्ट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी में स्टील प्लांट के ग्राहक है। ये सही है, यानी कि जो हमारे स्टील, टाटा स्टील का जो प्लांट में जो बनते हैं
उसको खरीदते हैं वो लोग, तो ये सही है। नेक्स्ट है टाटा स्टील के लिए बांग्लादेश कच्चे माल का संग्रहण, तो ये भी नहीं है, तो सही आंसर आपका सी है। ठीक है, अभी टाटा स्टील के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आता रहता है। टाटा स्टील को शॉर्ट फॉर्म में टिस्को बोलते हैं। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सीओ से कंपनी। ठीक है, दुनिया के 6वें नंबर की स्टील की कंपनी है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें निकलता है। और इसमें एक चीज बस आप, दो चीज याद रखिए, एक और याद रखना, ये जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है? जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सिंधु नदी का चित्र है, आपको बताना है कि सिंधु नदी का। अब आप सोचोगे मैडम जगह तो देखी नहीं, हम कैसे पता करें? तो थोड़ा सा मैंने आपको दिमाग का इस्तेमाल लगाना है। आपको 4 नीचे ऑप्शन दिए हैं, आपको ये चित्र पर ध्यान छोड़ो, चित्र को नहीं देखो, आप ये 4 ऑप्शन पे ध्यान दो। घुमाने का काम कर दिया आपको, आप चित्र पे फोकस कर दोगे, पूरे चित्र जगह कौन सी हो, कहाँ से निकल रही हो नदी। तो आप क्या सोचो कि ये 4 जगह में से कहाँ से सिंधु नदी होकर गुजरती है। तो पहला है लद्दाख, पहले सिंधु नदी देख लीजिए, ये देखो मानसरोवर है, तिब्बत मानसरोवर से सिंधु नदी निकल रही है और ये ऐसे ऐसे होकर के अरब सागर में जाके गिर रही है। तो ये तो हो गया आपका लद्दाख, ये क्या हो गया आपका? तो लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा पर यही लद्दाख है। ठीक है, दूसरा है पूर्वी घाट, दूसरा ऑप्शन क्या है? पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट कहाँ है आपका? ये रहा पूर्वी घाट। और तीसरा अंडमान द्वीप, तो ये आपके अंडमान द्वीप है। और चौथा है दक्कन का पठार, ये आपका दक्कन का पठार। तो अब बताओ, 1 2 3 और 4, अब ये सिंधु नदी है, इन चारों में से कहां से होकर गुजर रही है? तो आपको स्पष्ट दिख रहा है लद्दाख से होकर गुजर रही है, तो सही आंसर लगा दीजिए लद्दाख। हमें मानचित्र पता होना चाहिए, सही आंसर क्या है? लद्दाख, ए लद्दाख सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और संविधान के बारे में से इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि 3 बातें गलत और एक बात की सही होगी, तो हमको सही वाला ढूंढना है। ठीक है, वो नहीं पे और सही पे बहुत ध्यान रखना। अभी अपन को सही पूछा है। तो भारतीय संविधान ये बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं और कौन से नहीं। बिल्कुल सही बात, संविधान हमें बताता है कि किसके पास कौन से अधिकार हैं, कौन से नहीं। संविधान ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था? नहीं, संविधान ब्रिटिश संसद द्वारा नहीं बनाया गया था, भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। केवल पुलिस बल के सदस्य ही इस भारत के संविधान में सीधे रूप से बदलाव कर सकते हैं। गलत बात है, भारत की संसद के द्वारा बदलाव होता है। गलत है, पुलिस क्यों कर सकती है बदलाव? संविधान केवल भारत की आम जनता पर लागू होता है और इसके अधिकारियों पर लागू नहीं होता। नहीं, भारत में जो संविधान है वो भारत के हर एक नागरिक, हर एक अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न्यायपालिका के जो जज होते हैं ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट का भी क्यों ना, सब पर लागू होता है। तो ये बात भी आपकी गलत है। तो सही आंसर हमारा ए है, ए। संविधान ये बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार है, कौन से नहीं। कुछ बातें हम जान लेते हैं। यहाँ देखो, भारत सरकार ने सन 1949 को संविधान दिवस घोषित किया है। ये क्या? इसको छोड़ते हैं, यहाँ छोड़ो, ये वाला देखो, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और हमारा संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। इसको छोड़ दो, ये वाला कुछ कुछ गलत सा है। ठीक है, हमारा संविधान, ये हमारे संविधान की किताब है, ये हमारा क्या राष्ट्रीय चिन्ह है। देखो, तो 26 जनवरी 1950 को याद रखना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दुनिया का सबसे पुराना और पहले संविधान की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। 4 मार्च 1789 को, जब वो फ्रांस की क्रांति हो रही थी, उस समय की बात है। संविधान ने अपना अमेरिका ने अपना संविधान बना लिया था, फिर उसको फ्रांस ने उसका देखा देखी संविधान बनाया था, हमने पढ़ा होगा। ठीक है, संविधान के कानूनों को हम क्या अनुच्छेद कहते थे, नंबर को अनुच्छेद। अब ये याद रखने वाली बात देख लो, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय 1995 अनुच्छेद थे, अब संशोधित हो गए 450। सही उत्तर ए है 50 का। 51 नंबर का देखो, प्रति इकाई रहने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? क्वेश्चन आए तो प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या तो प्रति मील में हम इसे बताते हैं या फिर प्रति किलोमीटर में बताते हैं कि 1 वर्ग मील में कितने लोग रहते हैं या फिर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो क्या उसका घनत्व हो जाता है। ठीक है, विश्व के जो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं उनको यहाँ हमको दिया गया है चार्ट में, उनके हमको क्रमांक दिए गए हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना, क्वेश्चन यहाँ देखो क्या है, हमें इनमें से अधिकतर देश कहाँ स्थित है।
तो हमको ये बताना है कि ये देश कौन से में, एशिया में है कि अफ्रीका में, यूरोप में कि उत्तर में। तो देख ले बांग्लादेश कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ, एशिया में है। ताइवान कहाँ है, ताइवान भी एशिया में, जिस पे चाइना ने कब्जा किया हुआ। द साउथ कोरिया कहाँ है, ये भी एशिया में, चाइना के बाद मैं बताती हूँ चाइना के बगल से। लेबनान भी एशिया में है। नीदरलैंड कहाँ है, नीदरलैंड कहाँ है आपका, नीदरलैंड है यूरोप में, ठीक है। बेल्जियम भी यूरोप में है। जापान एशिया में है। भारत एशिया में है। श्रीलंका एशिया में है, रवांडा बचा अफ्रीका में। तो आप देखो सब क्लियर, अपन को काउंट भी करने की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा देश है वो कौन है, एशिया। तो हमारा ए आंसर सही है, एशिया में। अभी जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं या डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी क्या, आप दो बॉक्स देख रहे हो, ठीक है। इन दोनों बॉक्स में किसके कौन सी बॉल्स ज्यादा है, तो जो ज्यादा है जिसके 1 वर्ग किलोमीटर समझ लो, इतना ही वर्ग किलोमीटर, उसमें कितने लोग रह रहे हैं। जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ये 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। इसमें एक बिल्डिंग बनी, एक यहाँ बिल्डिंग बनी, एक यहाँ बिल्डिंग बनी, यहाँ पे फ्लोर बने हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, 10 लोग यहाँ रह रहे हैं, 5 लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, इसमें भी रह रहे हैं। और ये 1 वर्ग किलोमीटर का ये धारा है। यहाँ पे सिर्फ एक झोपड़ी सी बनी है और सिर्फ एक आदमी रह रहा है। तो हम क्या बताएंगे, इनका मान लो इस 1 वर्ग किलोमीटर में 100 लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ कितना रह रहा है, एक आदमी रह रहा है। तो यहाँ की डेंसिटी क्या एक होगी, यहाँ की डेंसिटी क्या हो जाएगी, 100 या 150 या जितनी भी होगी, ठीक है। तो ये डेंसिटी से हम क्या बताते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जिसको मैंने एक एक्स्ट्रा चीज मैंने क्वेश्चन डाल दिया है यहाँ पे, आपको लोग को शायद याद रहे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को अपन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 51 नंबर का एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से मिलने वाला महत्वपूर्ण उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट कौन सा है। यानी कि जब हम पेट्रोल निकालते हैं तो उसके साथ साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी, उत्पाद भी मिलते हैं हमको उसके साथ साथ में, ठीक है। तो वो उत्पाद में से आपको बताना है कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखो, ये क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल हमने डाला, पेट्रोलियम, इसमें फर्नेस में डाला, भट्टी में डाला। फिर हम 400 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखेंगे तो हमको लुब्रिकेंट ऑयल जो अपन उसमें डालते हैं, क्या बोलते हैं अपन, कार में और उसमें, हाँ, बाइक में डालते हैं, ठीक है। जो अपन शरीर पे वैक्स लगाते हैं, जैसे कि वैसलीन होता है, तो वो हमको वैसलीन मिलता है, ठीक है। 370 अगर डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो हमको फ्यूल मिलेगा, ईंधन मिलेगा। 300 यानी कम उस पे निकालोगे तो आपको डीजल मिलेगा। फिर 200 डिग्री सेल्सियस पे निकालोगे आपको केरोसिन मिलेगा। फिर 150 पे चले जाओगे तो गैसोलीन मिलेगा, पेट्रोल जिसे आप कहते हो। और फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग अलग क्या बोलते हैं उत्पाद मिलते हैं, ठीक है, अब मिलते हैं। तो अभी आपको बताना है कि लोहा, ग्रेफाइट, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील में से कौन सा है जो आपको किससे मिलता हो, पेट्रोल से। पहला लोहा, तो लोहा तो नहीं मिलता, ठीक है। लोहा तो लोहा ही निकलता है फैक्ट्री से, खनिज खुद होता है, तो वो तो पेट्रोल से नहीं मिलेगा हमको। दूसरा ग्रेफाइट, ये देखो ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट से जब अपनी पेंसिलें होती है ना, पेंसिलों में जो जिसे आप लिखते हो तो वो उसकी जो नोक वगैरह होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। ये आपको हीरे के साथ निकलता है, हीरा जब होता है ना तो हीरे का पहला रूप ग्रेफाइट होता है। तो ये भी आपको सीधे सीधे आपको जमीन के अंदर से मिलता है, पेट्रोल से नहीं मिलता। नेक्स्ट है प्लास्टिक और डी नंबर है स्टेनलेस। प्लास्टिक से आपने देखा है, स्टेनलेस स्टील, आपको ये बर्तन दिखाई दे रहा है तो लोहे से स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, यानी कि स्टेनलेस स्टील पेट्रोल से नहीं बनती। फिर आपका सी बचता है प्लास्टिक, तो फिर आप अंदाज लगा लीजिए जो इससे वैक्स है, ये सारे चीज। तो प्लास्टिक कैसे बनता है, पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सी, प्लास्टिक, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं आते तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर करके आप निकालने की कोशिश करें कि ये भाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर ये दो बचे हैं तो इनमें से सही वाला कौन सा हो सकता है, आपको नियरेस्ट कौन सा लग रहा है, फिर उस हिसाब से आप टिक करें अगर नहीं भी आता है तो एग्जाम में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए। पेट्रोलियम गैस है जिसको अपन एलपीजी कहते हैं, सिलेंडर में इस्तेमाल करके अपन घरों में रोटियां बनाते हैं और फैक्ट्रियों में और व्हीकल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो एलपीजी का इस्तेमाल करके वो चलाते हैं अपन, गाड़ियां वगैरह भी चलाते हैं। पेट्रोल है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर, केरोसिन का सबको पता है, डीजल का सबको पता है, लुब्रिकेंट ऑयल है ना, ग्रीस की जो ग्रीस है उसकी तरह काम करता है। और फिर ये जो पैराफिक्सिन,
पैराफिन वैक्स है, वो उससे हम मोमबत्तियां बनाते हैं, वेस्लिन जो अपने शरीर पे लगाते हैं, कई सारे तेल तरह की क्रीम बनाते हैं, ऑइंटमेंट्स जिसे हम कहते हैं, उनमें ये वैक्स का, इसमें पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल होता है। और लास्ट है बिटुमेन। बिटुमेन से अपन पेंट बनाते हैं और रोड की सरफेसिंग करने में काम करते हैं। तो ये सारी चीजें एक पेट्रोल से, कच्चे तेल से निकलती हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा व्यापारिक उद्योग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हाँ तो सेवा व्यवसाय क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो हम सभी को पता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा, इसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, उसमें आता है फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, यानी कि मछली उत्पादन है, जितनी भी कृषि के काम होते हैं, खदानों से खनिज निकालने के काम होते हैं, यानी जो भी जमीन से जुड़े काम होंगे वो सारे जाएंगे प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था का दूसरा सेक्टर, यानी कि इकोनॉमी का दूसरा जो सेक्टर है उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें आता है सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम, जैसे कि कार बनाना है, फैक्ट्री में जो भी काम होंगे वो सारे द्वितीय क्षेत्र में जाएंगे। ब्रिवरी क्या होता है? ये जो शराब बनाने के काम, उसको ब्रिवरी कहते हैं। फ्लोर मिल, आटा चक्की, मतलब एक उत्पाद को लेकर के दूसरी चीज बना देना, ये सारे आपके काय में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। जूता बनता हो, कपड़ा बनता हो, आपकी नमकीन बन रही है, खाने की चीजें बन रही है, कार बन रही है, साइकिल बन रही है, मशीनें बन रही है, पेन बन रहे हैं, लैपटॉप बन रहे हैं, तो सारे काम काय में जाएंगे? द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में आपको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र, अंग्रेजी में कहते हैं सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो सर्विस सेक्टर में आपकी जो भी बैंकिंग का काम है, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है आपके, वो सारे काय में जाएंगे? आपके काय में जो बीमा का काम है, तृतीय क्षेत्र में जाएंगे। यानी कि सिंपल से समझ लो, सेवा क्षेत्र में आप कोई वस्तु नहीं देंगे किसी को, अपनी सेवाएं देंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कोई सामान उठा के नहीं देता, वो आपको पर्ची में दवाइयां लिख देगा, आपको चेक कर लेगा, तो अपनी सेवाएं देगा। पुलिस के पास जाएंगे, अपनी सेवा देगा। टीचर के पास जाएंगे, अपनी सेवाएं देगा। बीमा अधिकारी के पास जाएंगे तो वो अपनी सेवाएं देगा। तो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में सारे काम कौन से होंगे? आपके सर्विस से जुड़े वाले होंगे। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो, जो 53 का आपका सही आंसर है वो है बीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक, जिनका आपको पिक्चर नीचे दिख रहा है, ये बाल गंगाधर तिलक का चित्र है। ये गरम दल के नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे भारत के बहुत बड़े, अमूल परिवर्तनवादी विचारक थे, मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहने वाले विचारक थे। इन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए एक पत्रिका का इस्तेमाल किया था, एक न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसमें क्या अपने विचार, उनके विचार क्या थे कि स्वराज यानी कि आजादी मेरा अधिकार है, मैं आजाद पैदा हुआ हूं तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस सब बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पत्रिका का इस्तेमाल किया था। आपको बताना है वो कौन सी पत्रिका है। तो सुनो, इसका सही आंसर है केसरी। जो बाल गंगाधर तिलक ने अपने विचारों को फैलाने के लिए केसरी पत्रिका का इस्तेमाल किया था। पंजाब केसरी नहीं, जो अभी चली, पंजाब केसरी नहीं, केसरी, सिर्फ केसरी। ठीक है, सी आंसर इज राइट आंसर। इन्होंने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये देखिए, ये है इनका न्यूज़पेपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन है? बंग दर्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बंग दर्शन का पिक्चर है, इसे देख लो। ये बंगाल मासिक पत्रिका थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको 1872 में प्रकाशित करना शुरू किया था, और इसमें वो खुद अपनी रचनाएं लिखते हैं। जो आज हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, सबसे पहले इसमें ही छपा था। किसमें? बंग दर्शन में। उसके बाद उनकी जो किताब थी आनंद मठ, उसमें आया था। ठीक है, तो बंग दर्शन में क्या था? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की थी। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसमें जुड़े थे, और उन्होंने अपनी पत्रिकाएं भी, सॉरी, अपनी रचनाएं भी इसमें छापी, और इसके वो एडिटर बने आगे जाकर के। फिर ये गुजरात समाचार है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने एक दल के ध्वज के तले की थी। आज ये प्रमुख राजनीतिक दल के नाम से भी जाना जाता है। को बताना है तो आप सभी को पता है वो कौन सी है? बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आपको नक्शे को ध्यान से दीजिए और 56 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है भैया? गोवा की सीमा 2 राज्यों से लगती है, सबको पता है भैया 2 राज्यों से लगती है। अभी गोवा कहाँ है? ये रहा आपका गोवा, ये गोवा है हमारा छोटा सा।
ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगी हुई है। इसमें उत्तरी सीमा और दूसरी है पूर्वी, क्या लिखा, उत्तरी सीमा को छूता है और वह पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा को। कातिगुआ वन्य जीव अभ्यारण्य बताएं किस राज्य की सीमा को छूता है। तो ये देखो भैया, कातोगुआ को पहले ढूंढ लो, तो ये रहा कातोगुआ। तो ऊपर महाराष्ट्र है ना, नीचे कर्नाटक है और बीच में आपका गोवा है, तो अभी नीचे वाला कातोगुआ है, तो कातोगुआ किसको टच कर रहा होगा? 56 नंबर का उत्तर बताइए क्या होगा? सी, कर्नाटक। दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो अपन को आंसर मिल जाएगा। अपन ने कातोगुआ को ढूंढा, ऊपर हमको पता है महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटक, तो कर्नाटक के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया। तो हमको देखना है 2011 की तुलना में, तो ये 2011 है, आधा हो जाए, 71 का 74 आधा नहीं हुआ, 5 है और यहाँ पे 10 है, ये आधा हो गया, तो ये वाला हमारा है। फिर भी और देख लेते हैं, 2000, ये 22 है, ये 19 है, क्या ये आधा है? नहीं है, यहाँ पे अपन को 2 और 1 लग रहा है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 2200 है और यहाँ पे कितना है, ये किसके पास है? 2000 के पास का ही तो है। ये 12 है, ये 6 है, ये भी आधा नहीं है, 7 और 6, ये वो 81, अंतर है, अंतर है। फिर यहाँ यहाँ तो आप लोग हिसाब पूरा लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि जो सिर्फ ये है ना इसका, ठीक है, बॉक्साइट, ये रहा, ये वाला इसका आधा हुआ है। करके देख लेंगे ना आप, डिवाइड कर लीजिए, इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके लगभग आंसर आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ए, बॉक्साइट, इसका आधा हुआ। ये सारी रटने वाली चीज नहीं, सिर्फ दिमाग से लगाने वाली बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र को देख लीजिए। इस चित्र में क्या है? ये 22 मई 1948 को कालीकट की में घटी थी। आपको बताना है ये व्यक्ति कौन है। अब ये कालीकट कहाँ है? कालीकट भारत में है, तो भारत में कौन आया था? तो भारत में लॉर्ड डलहौजी नहीं आया होगा, भारत में आया था वास्को डी गामा। जमोरिन के राजा ने इनका स्वागत किया था, तो कालीकट में कौन आए? ये बी, वास्को डी गामा। क्रिस्टोफर कोलंबस तो वहां अमेरिका निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास में मदद करते हुए सूखा वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जाना है। तो आपको बताना है कि इसमें सही क्या है। देखो इसमें क्या है, आपको नौकरी भी मिल जाए, आपका भी काम हो, सूखा भी हो, से भी बचे रहे, वन कटाई। अभी इसमें क्या है, देखो क्या होता था, गांव में लोग क्या करते थे, उनके पास कुछ नौकरी नहीं होते, कुछ काम नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, जंगल ही काट देते थे। ठीक है, सूखे। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए सरकार ने चलाया है क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। 2000 अगस्त 2005 में इसको शुरू किया गया था और इस स्कीम के द्वारा 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। एक साल के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार। फाइनेंशियल ईयर लिखा है, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। फाइन, देखो नॉर्मल ईयर तो अपन 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये भी याद कर लो, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा होता है वित्तीय वर्ष। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005। एक और देख लो, ये महात्मा गांधी की रोजगार योजना, ये युवाओं के लिए है और जो पारंपरिक कारीगर होते हैं उनके लिए है। लोन वगैरह सरकार देती है, लेकिन जो गैर श्रमिक क्षेत्र होते हैं उसमें, यानी कि अगर आपको खेती बाड़ी करनी है तो उसके लिए नहीं मिलेगा। आप जैसे आपको लकड़ी का सामान बनाना आता है या डलिया वगैरह का आता है या कोई और पशुपालन करना है, तो उन सब कामों के लिए आपको लोन देने का सरकार काम करती है। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, निर्धन को अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ ना रह करके बुरे वातावरण में दूसरे निर्धन लोगों के साथ रहना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सामाजिक अपवर्जन, जिसको इंग्लिश में हम सोशल एक्सकल्जन यानी कि मार्जिनलाइजेशन कहते हैं, हाशियाकरण। इसमें क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको
अच्छे माहौल में या जो अमीर लोग हैं उनके साथ ना रख करके दूसरे गरीब लोगों के साथ रखा जाता है, यानी कि उनका हाशियाकरण कर दिया जाता है, मार्जिनलाइजेशन। हाशियाकरण आप जैसे समझते हैं, कॉपी होती है, कॉपी में साइड से लाइन कर देते हैं, तो ये इलाका अपन अलग छोड़ देते, लिखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते इस क्षेत्र को। तो ऐसे ही समाज का सोशल हाशियाकरण मतलब होता है समाज के एक क्षेत्र को अलग छोड़ देना और उस पर ध्यान ना देना, ठीक है, सीमांत कर देना। इसका प्रयोग शिक्षा, समाज, राजनीति, अर्थनीति, मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्र में 200 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 21 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों किया गया है? यानी कि अगर गांव में कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम भोजन ले रहा है तो वो हम उसको क्या कहेंगे, गरीब है। और शहरी क्षेत्र में कितना 2100 कैलोरी से भी से कम ले रहा है प्रति व्यक्ति, तो हम क्या कहेंगे, वो गरीब है। तो ये किस आधार पर निश्चित किया जाता है? इसका सही उत्तर है अधिक श्रमिक शारीरिक श्रम। शहरों में लोग कम शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए उनकी जो कैलोरी खपत होती है, उनकी जो भोजन की मांग होती है वो कम होती है, जबकि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए उनको क्या होती है, जो कैलोरी की इंटेक होती है, कैलोरी का जो उनका उपभोग होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, वो ज्यादा खाना खाते हैं। अगर उनको उतना नहीं मिलता तो हम उन्हें कहेंगे, निर्धन कहेंगे। तो कारण क्या है, क्यों ये जो टाइमलाइन बनाएगी, उसका कारण सिर्फ इतना है कि अधिक शारीरिक श्रम का होना। 32 नंबर का क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? ये क्यों शुरू की गई थी? तो देखो, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, बिल्कुल सही बात। सरकार ने प्रयास किया कि बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा तो वो स्कूल आएंगे, क्लास में रुकेंगे। बच्चों के पोषण स्तर को सुधार करना, ये भी सही है। इससे क्या होगा, बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा तो बच्चों का जो पोषण स्तर है वो सुधरेगा, रोज अलग अलग भोजन मिलेगा। तो बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी, जो बच्चे कुछ जैसे कि कक्षा 8 में पढ़कर फिर 9-10 में छोड़ देते हैं, या 6 में पढ़कर फिर आगे के स्कूल छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चे, उनकी संख्या में भी कमी होगी। उनको क्या लगेगा, एक खिंचाव महसूस होगा कि हाँ, हमको स्कूल में खाना मिलता है तो हम स्कूल जाएं। तो ये मध्याह्न योजना जो भोजन योजना थी, वो उसका तीनों कारण है, तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 60 नंबर का देखिए, 3 का, जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्य की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? यानी कि एक खेत है, इस छोटा ही से 5 बीघा का खेत है, इस पे एक आदमी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब परिवार में क्या है, पिताजी है, उनके 2 लड़के हैं, उन पे भी कोई काम नहीं, तो तीनों लोग मिलकर के उस खेत में काम करते हैं। तो काम कितने लोग का, एक व्यक्ति का, कर कितने लोगों ने, 3 व्यक्ति कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से, इस तरह की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहा जाएगा, इस तरह की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, या फिर छुपी हुई बेरोजगारी। यानी कि आपको दिख तो रहा है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, वहां पे एक व्यक्ति का काम है और 3 व्यक्ति काम कर रहे, तो 2 व्यक्ति एक तरह से हम कह सकते हैं बेरोजगार है। तो इस तरह की बेरोजगारी को भी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निर्धन परिवार को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण, यानी कि बैंक से लोन और सरकारी सहायता के नियोजन द्वारा निर्धनता रेखा, यानी कि जो निर्धनता रेखा, यानी कि पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, अंग्रेजी में पॉवर्टी कहते हैं इसको, और हिंदी में गरीबी, गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो सी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले, खुद का रोजगार खोले, खुद का, जैसे कि मैंने बोला था कॉटेज इंडस्ट्री था, कुटीर उद्योग खोले, और फिर से क्या हो, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके। यानी कि जो गांव के जो युवा हैं, उनको गांव में खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार बैंक के थ्रू उनको क्या देगी, लोन देगी कम इंटरेस्ट पे, ताकि वो अपना खुद का व्यापार खोल सके और वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है। मानव संसाधन मतलब होता है मानव की संख्या, जो आगे जाकर के संसाधन के रूप में बन सकती है। अतः इस मानव संसाधन को भूमि पूंजी में, मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो समझिए क्वेश्चन को, क्या मानव संसाधन क्या है, मानव पूंजी क्या है। ये देखो, एक परिवार है, इसमें 5 लड़के हैं,
ठीक है, तो मानव संसाधन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 5। अब ये लड़का कोई काम नहीं करता, शराब पीता है, यहाँ डरा रहता है, ठीक है। दूसरा लड़का बीमार रहता है। तीसरा लड़के को क्या हुआ, पढ़ा लिखा दिया, इसकी नौकरी लग गई। चौथा भी अपनी खेती बाड़ी करता है और पांचवा भी करता है। तो आपने क्या देखा, जो तीन हैंगे वो क्या कर रहे हैं, पूंजी कमाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले और दूसरे मानव पूंजी नहीं है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, मानव पूंजी है। यानी कि जो मनुष्य काम का है, जो कोई कार्य करके ना पूंजी ला रहा है घर में, उसको क्या कह सकते हैं, हमने कहा भैया ये क्या हो गया, मानव पूंजी हो गया। तो मानव संसाधन 5 है, लेकिन मानव पूंजी के रूप में इस परिवार में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से सारे मानव संसाधन हमारे भारत के हैं, उन्हें हम मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को अधिक धन दे करके, ये तो कोई ऑप्शन सही नहीं हुआ। अपन आपने धन दे दिया, जरूरी नहीं वो उसको सही इस्तेमाल करें, उससे बिजनेस स्टार्ट करें, वो खर्च कर दे, बर्बाद कर दे, फिर भिखारी बन जाए, तो ये सही नहीं हो सकता। लोगों को महंगी वस्तुएं दे करके, आप वस्तु दे देंगे, फिर क्या होगा, एक बार दे देंगे, फिर उसके बाद खत्म हो जाएंगी, फिर वो बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, नहीं कोई काम कर रहे हैं। उनको शिक्षक, प्रशिक्षण और चिकित्सा में सुधार करके, ये वाला सही है। उनको आप शिक्षित करें, उनको पढ़ाएं, उनको ट्रेन करें, और वो स्वस्थ रहे, तो क्या होंगे, वो आगे जाकर के कोई काम कर सकते हैं, उनकी नौकरी लग सकती है, कोई वो उद्योग खोल सकते हैं, वो कुछ, वो अगर स्वस्थ होंगे और पढ़े लिखे भी हैं, ट्रेंड भी है, और उसके बाद वो बीमार है, तो क्या वो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उनका स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। तो सही आंसर आपका सी है, सी, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा में सुधार करके। नेक्स्ट 6 नंबर का देखेंगे। भारत में मौसम परिवर्तन के कारण सूखा पड़ जाता है, अति वर्षा हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश में पूरी फसल बेकार हो जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है हर साल। तो ऐसी स्थिति में भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई शॉर्ट में कहते हैं, वो बफर स्टॉक तैयार रखती है। ये क्या है, तो भैया देख लो, ये पिक्चर है बफर स्टॉक का। अब क्या है, यहाँ देख लो, बर्फ को एकत्रित करके रखना, क्या बर्फ इकट्ठी किससे क्या हो जाएगा, गलत। अनाज और गेहूं और चावल का भंडारण, सही है। रिजर्व बैंक में अधिक धन, धन से क्या होगा, गलत बात है। दवाइयों का अधिक भंडारण, गलत है। तो बफर स्टॉक का मतलब होता है गोदाम में पहले अधिक गेहूं चावल इकट्ठे करके रखना, ताकि अगर बुरा समय आए, बाढ़ आए, सूखा आए, तो उस समय जिन जरूरतमंद लोगों को हम दे सके। और इस बफर स्टॉक का एक और इस्तेमाल होता है, जो आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो दुकानें होती हैं, जो आपको राशन की दुकान होती है, वहां से आप राशन कार्ड देकर कम दामों में जो गेहूं चावल लेते हैं, वो भी आपको कहां से मिलेगा, इन्हीं बफर स्टॉक से मिलेगा, ठीक है। तो सही उत्तर है आपका बी, बफर स्टॉक मतलब होता है अनाज, गेहूं और चावल के भंडारण। अभी नेक्स्ट 67 नंबर का देखिए। खुले बाजार को खाद्यान्न की असीमित मात्रा में भंडारण और क्रय करने के लिए खोल दिया जाए से किन्हें लाभ होगा, यानी कि बाजार खोल दिए जाए। अभी फिक्स मात्रा में रहता है कि रहता था कि भैया आप इतने ही मतलब क्या बोलते हैं, अपने गेहूं का भंडारण या इसका भंडारण कर सकते हैं। किसको, कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको। क्यों, इसलिए इसको मना क्यों किया जाता था, क्योंकि अगर वो अधिक भंडारण कर लेंगे तो मार्केट में दूसरी चीजों की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो काला बाजारी होगा। कह देंगे भैया, हम मान लीजिए मैं हूं, हम पे पैसा है, हमने जाके मार्केट से सारे गेहूं खरीद के अपने गोदाम में रख लिए और हम नहीं बेच रहे, तो क्या होगा, गेहूं की कमी हो जाएगी मार्केट में। तो फिर लोग क्या, कमी हो जाएगी तो जिन दुकानों पे बचा हुआ गेहूं है वो ज्यादा दामों पे बेचने लगेंगे, ज्यादा दामों पे बेचेंगे। तो इस तरह से क्या दिखेगा कि अब ये है ही नहीं है, तो चीजें महंगी हो जाएंगी, दामों पे बेचेंगे। फिर मैं अगर अपने गेहूं को निकालूं तो मेरे भी उसी दाम पे गेहूं निकलेंगे, थोड़े थोड़े करके निकालूंगी। तो इस तरह को हम काला बाजारी कहते हैं। लेकिन अब खुले बाजार, अब ये सरकार ने आदेश किया, अब जितना भी आपको करना है असीमित मात्रा में भंडारण कर सकते हैं। तो क्या लाभ हो सकता है, तो इसका एक लाभ है, इसमें से एक भी नहीं। यानी कृषकों को लाभ होगा, है नहीं, कृषकों को क्या लाभ होगा, उपभोक्ताओं को लाभ होगा नहीं, वो गेहूं महंगे हो जाएंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो आपको मिलेंगी, पहले तो आपको मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे तो महंगे मिलेंगे। तो क्या ये लाभ होगा, नहीं होगा। फिर खाद्य सुरक्षित, खाद्य असुरक्षित लोगों का, निर्धन लोगों को लाभ हो, किसी को लाभ नहीं होगा। इसलिए उपरोक्त समय से कोई नहीं आपका आंसर होगा। सिर्फ एक लाभ होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है और उसने अपने अपने भंडार भर लिए और बाद में वो महंगे दामों में बेचेगा, सिर्फ उसी व्यापारी को लाभ होगा और किसी को लाभ नहीं होने वाला।
68 नंबर का क्वेश्चन है, नमूना सर्वेक्षण करके गरीबी का अनुमान समय समय पर आमतौर पर 5 साल बाद लगाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नमूने का सर्वेक्षण में संचालन करता है? तो सिंपल सी बात है, ये नमूने वाला उत्तर आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिमाग ही लगानी, क्वेश्चन में भी नमूना सर्वेक्षण, उत्तर में भी नमूना सर्वेक्षण, बाकी किसी में है नहीं है, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। तो देश भर में जो नमूनों का सर्वेक्षण होता है वो NSSO के द्वारा किया जाता है। NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में इसको कहें तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये इसका लोगो है। यानी कि भारत में जहां से भी गरीबी के अन्य जितने भी क्या बोलते हैं सर्वे किए जाते हैं वो इसके द्वारा किए जाते हैं। तो गरीबी रेखा का 5 साल बाद किया जाता है सर्वेक्षण, और वो इस NSSO के द्वारा किया जाता है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया। 70 में फिर से पुनर्गठन किया है। इसका जो मुख्यालय वो कोलकाता में है। अलग अलग आधार पर ये आंकड़े इकट्ठे करने का काम करता है। तो सैंपल इकट्ठे करने का काम किसका? NSSO का। फिर नीति आयोग दिया, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, अभी भले नहीं है। तो नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में, 6 साल पहले ये बना था। पहले योजना आयोग था, अब उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। इसका आधिकारिक क्षेत्र भारत सरकार है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। कार्यपालक इसके जो चेयरपर्सन कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है? इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब बदलते हुए भारत का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, परिवर्तन संस्थान है ये। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। इसे थिंक टैंक कहते हैं। योजना बनाता है भारत के लिए, भारत के अंदर क्या करना है, भारत के बाहर क्या करना है। नेक्स्ट रहेगा नेशनल बी नंबर का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। आपको पता ही है, आपका एग्जाम चल रहा है नेस का, पूरे भारत में 3 साल बाद होता है। और ये देखते हैं कि भारत में जो बच्चे हैं उनकी स्थिति क्या है, उनको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, योजना आयोग, योजना आयोग क्या है? संस्थान थी जो 5 साल के लिए भारत में योजना बनाती थी। 2015 में इसको खत्म कर दिया है, इसकी जगह पर नीति आयोग को ले आए। याद रखना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो अब 2014 में समाप्त कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसका आंसर क्या है? नमूना इकट्ठा करने के लिए नमूना सर्वेक्षण संस्थान NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या को शिक्षित प्रशिक्षित करना और उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ये कहलाता, भी हमने देखा था, मानव पूंजी निर्माण। जनसंख्या को एजुकेट करना, ट्रेंड करना और उनकी चिकित्सा पे ध्यान देना, फिर हम क्या करेंगे? मानव पूंजी निर्माण। तो ये देखो भैया, ये को कैपिटल मैनेजमेंट। आखिरी क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से कीमत घोषित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं न्यूनतम समर्थित सीमा। ठीक है, न्यूनतम समर्थित सीमा इसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP बढ़ गई, MSP घट गई, सुना होगा। देखो क्या होता है, जब कोई फसल बोई जाती है, देखो बोई जा रही ना, बुवाई के टाइम पर ही भारत सरकार MSP निर्धारित कर देती है। उदाहरण के लिए मान लो उनने कह दिया, उदाहरण में सही गलत नहीं बता रही हूँ, कि 1600 रुपए, 1600 रुपए कुंटल ना, कुंटल। ठीक है, हम क्या लेंगे? गेहूं लेंगे। अब मार्केट में जब गेहूं कब किस समय फिक्स की कर दी सरकार ने रेट? कोई भी फसल हो रही है, मान लो गेहूं की उन्होंने फिक्स कर दी, कब कर दी है? चावल की फिक्स कर दी, कब कर दी? जब उसकी बुवाई होगी तब। फसल अच्छी हो बुरी हो बाद में सरकार को कोई मतलब नहीं है। मार्केट प्राइस, मार्केट में बहुत अच्छी फसल होगी 700 रुपए हो, तो भी सरकार 700 रुपए नहीं खरीदे। खूब मार्केट में सब 700 खरीद रहे हैं, सरकार 1600 में ही खरीदेगी। ठीक है, ये इसलिए फिक्स कर दिया जाता है ताकि ये किसानों को समर्थन के लिए रहता है कि भैया आप फसल पैदावार करो, अगर कल को रेट गिरती है तो आप टेंशन मत लीजिए, हम बैठे हम खरीदेंगे तुमसे, ताकि किसानों को समर्थन। इसलिए कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कब की जाएगी? भारत सरकार के द्वारा की जाएगी या अलग अलग राज्यों की सरकार के द्वारा की जाएगी। बुवाई के टाइम पे की जाएगी और बाद में जाकर सरकार इसी मूल्य पर, चाहे कीमत बढ़े चाहे घटे, सरकार इसी कीमत पर क्या लेती है? खरीदेगी। अगर आपको बेचना आपकी मर्जी हो तो। और फिर इसको बेच करके कहाँ रखती है? वही बफर स्टॉक में। और फिर वो बफर स्टॉक से क्या करती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वो गरीबों को सामान देती है, जो BPL कार्ड के नीचे होते हैं या आपदा के समय इस्तेमाल करती है। ठीक है,
धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखें, तैयारी करें एंड कॉन्फिडेंट आप लोग का अच्छा जाएगा।